हाय, वेलकम टू अल्फाजियस। तो आज हम पढ़ेंगे साइंस में नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा से जो है बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है, खास करके रेलवे में और सब लगभग सभी एग्जाम में पूछा जाता है। रेलवे में हो गया, आपका एयरफोर्स में हो गया, नेवी में हो गया, तो इस सब में DRDO हो गया, इस सब में ज़्यादा जो है इसे नाभिकीय ऊर्जा से पूछा जाता है। और साइंस का महत्वपूर्ण चैप्टर है नाभिकीय ऊर्जा। तो आज हम इसके नाभिकीय ऊर्जा में हम पढ़ेंगे नाभिकीय ऊर्जा तथा उसी से संबंधित हमारा जो होगा नाभिकीय रिएक्टर संबंधित होगा। नाभिकीय रिएक्टर पर भी थोड़ा प्रकाश डालेंगे। तो हम जो है नाभिकीय ऊर्जा में नाभिकीय संलयन आएगा। तो इसे जो है पूरा सूर्य से संबंधित ऊर्जा है, काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है, तो इसी पर हम चर्चा करेंगे। पहला जो है नाभिकीय ऊर्जा, इसको हिंदी में अंग्रेजी में कहा जाता है, इंग्लिश में न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी क्या होता है? हम पढ़े हैं किसी भी तत्व के अंदर, एलिमेंट के अंदर जो होता है, तीन तरह का कण होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, ये तीन तरह का कण होता है। इस तीन तरह के कण में जो है इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, प्रोटॉन जो है रदरफोर्ड, इसका जो है रदरफोर्ड भी आंसर देता है। और NCERT जो बुक दिया है प्रोटॉन की खोज, वह दिया है गोल्डस्टीन। NCERT जो बुक दिया है वो गोल्डस्टीन के रूप में दिया है। और भी नॉर्मल जो बुक है उसमें जो प्रोटॉन रदरफोर्ड किया है। तो कंफ्यूजन आएगा तो क्वेश्चन रहेगा, दोनों ऑप्शन रहेगा तो गोल्डस्टीन अगर सही मानी आंसर आपको टिक लगेगा। अगर आप रदरफोर्ड दिया, गोल्डस्टीन नहीं दिया है, तो आपका रदरफोर्ड आंसर होगा। ठीक है। तीसरा है न्यूट्रॉन, इसका जेम्स चैडविक खोज किया था, चैडविक। ये तीन तरह का जो मौलिक कण है किसी तत्व के अंदर उपस्थित होता है और नाभिकीय ऊर्जा इसी पर संबंधित है। यही तीन मौलिक कण पर जो है संबंधित है। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है ऋण आवेश होता है, नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन पर जो आवेश होता है पॉजिटिव चार्ज। और ये न्यूट्रॉन पर जो आवेश चार्ज होता है नो चार्ज, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, यानी कोई आवेश नहीं होता है। ठीक है। ये हमारा जो है नाभिकीय ऊर्जा इसी पर टिका हुआ है। तो अब नाभिकीय ऊर्जा इसी पर कैसे टिका हुआ है? तो नाभिक का संकल्पना जो किया गया है निल्स बोर के द्वारा, इसमें क्या है, इस तरह से है। एक नाभिक है, किसी तत्व के अंदर जो है एक नाभिक है। नाभिक में जो है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन पर कौन सा आवेश है? धन आवेश है। और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों ओर, इसके चारों ओर कक्षा में परिक्रमा करता है। ये चारों ओर इसके कक्षा में रहता है। इसमें जो कक्षा का बंटवारा किया गया है KLMN, चार तरह का कक्षा, चार रूपों में 2, 8, 18 और 32। ठीक है। सबसे बाह्यतम इसमें जब हम पढ़ेंगे जो है जब विस्तार पूर्वक, तब इसमें होता है कि बाह्यतम कक्षा में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन ही पाया जाएगा। बाह्यतम कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन होगा अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। उसका जो है प्रत्येक कक्षा को बांटा गया उप कक्षा में SPDF। ठीक है। तो नाभिकीय संरचना पढ़ेंगे तो उसमें है। हम अभी फिलहाल जो है नाभिकीय ऊर्जा पढ़ रहे हैं। ठीक है। नाभिकीय ऊर्जा पढ़ रहे हैं तो नाभिकीय ऊर्जा में क्या कहता है कि प्रोटॉन है, नाभिक है, इलेक्ट्रॉन पर कोई मतलब ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन, नाभिकीय ऊर्जा में नाभिक से ही मतलब है, नाभिक से ही मतलब है। उसमें जो है इसका जो नाभिक होता है, नाभिक के अलावा हमें इलेक्ट्रॉन से, इसके चारों कण से है, उससे कोई मतलब नहीं है। अर्थात हमारा जो सीधे रूप से कहें तो पॉजिटिव चार्ज से मतलब है, नेगेटिव चार्ज से में कोई मतलब नहीं है। ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज से मतलब है, अर्थात जो हम कहेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से ही मतलब है। लेकिन न्यूट्रॉन भी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से क्यों मतलब है भाई, कोई बताए?
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मतलब है, हम पढ़े हैं क्लास 9th में, क्लास 9th और 10th दोनों में पढ़े हैं, आप पढ़े होंगे कि प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है, धन आवेश होता है, और न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, कोई आवेश नहीं होता है, नो चार्ज। और जो इसमें जो होता है इलेक्ट्रॉन का जो भार होता है लगभग शून्य माना जाता है, लगभग इलेक्ट्रॉन का भार जो है शून्य माना जाता है, और प्रोटॉन उससे भारी कण माना जाता है। तो परमाणु जो भार होता है, परमाणु भार जो होता है नाभिक के भार के बराबर होता है। और नाभिक का भार कैसे होता है, नाभिक का भार हो जाता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, ये हो गया नाभिकीय भार हो गया। नाभिकीय भार जो होता है, नाभिक का भार जो होता है या परमाणु का भार होता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या बराबर परमाणु भार या नाभिक का भार। जबकि प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो होता है बराबर होता है, लेकिन ये नहीं कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन, या इसको कहेंगे ये जो होता है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, और जो प्रोटॉन की संख्या होता है वो नाभिकीय संख्या क्या होता है, परमाणु संख्या कहलाता है। वो क्या कहलाता है, परमाणु संख्या कहलाता है। ध्यान रखिएगा, प्रोटॉन की संख्या बराबर नाभिकीय संख्या या इलेक्ट्रॉन। अब कहता है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर नाभिकीय संख्या या परमाणु संख्या क्यों नहीं कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन हल्के कण होने के कारण जो है यह नाभिक के चारों ओर घूमते रहता है। और सबसे बड़ी चीज है, नाभिकीय रिएक्शन जब भी होता है तो प्रोटॉन नाभिक पे नहीं होता है, जब इसमें क्या कहा जाता है, रिएक्शन जब भी करता है तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन करता है। और इलेक्ट्रॉन क्या बोलता है, इसमें जो होता है किसी भी रिएक्शन में जो बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन होता है, जो सबसे बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन होता है, वही नाभिकीय रिएक्शन में भाग ले, वही जो है रिएक्शन में भाग लेता है, केमिकल रिएक्शन में। तो आपको जो है रिएक्शन में भाग लेने के कारण ये हल्का फुल्का कण है, हल्का फुल्का कण होने के कारण भाग लेता है। अब इसको जो है हल्का फुल्का कभी इधर उधर चला जाता है, जैसे सोडियम है, सोडियम की परमाणु संख्या कितना है, 11 है, तो इसको 281, बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके अलग जो भाग लेगा रिएक्शन में, क्रिया में जो भाग लेगा वह कौन सा इलेक्ट्रॉन लेगा, भाग कितना, 1 इलेक्ट्रॉन भाग लेगा, अर्थात नाभिकीय रिएक्शन में जो है 1 इलेक्ट्रॉन भाग लेगा। ठीक है, तो इसको जो है इसलिए नहीं बोला जाता है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या, जब भी बोला जाता है क्योंकि ये भार नहीं लेता, ये अस्थायी कण है, ये जो है परमानेंट कण है, ये परमानेंट कण नहीं है, इसीलिए कहा जाता है परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या, और परमाणु भार बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। बराबर, इसको नोट करें, काफी इंपॉर्टेंट है चैप्टर। और जो इससे जितने भी क्वेश्चन है लगभग हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से हमेशा दिया जाता है, 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा आता है, इसलिए इस चैप्टर को काफी ध्यान से पढ़ना है और काफी महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। किसी भी एग्जाम, चाहे आप DRDO का दें या आप रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, SSC का तैयारी कर रहे हैं, स्टेट SSC का तैयारी कर रहे हैं या स्टेट PSC का तैयारी कर रहे हैं, तो भी आपको इस चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चन अनिवार्य रूप से रहेगा। ठीक है, इसलिए जो है इस चैप्टर को काफी महत्वपूर्ण या काफी जो है ध्यान से पूर्वक पढ़ेंगे। वैसे तो जितना भी चैप्टर पढ़ा रहे हैं, साइंस का हो या भारतीय राज्य व्यवस्था का हो या भारतीय इतिहास का हो, सभी महत्वपूर्ण होगा। खास करके जब राज्य लोक सेवा आयोग होता है उसमें इतिहास और साइंस, हिस्ट्री और साइंस और जो है भारतीय राज्य व्यवस्था, इससे कम 30 क्वेश्चन अनिवार्य रूप से आता है। ठीक है, तो अब पढ़े, परमाणु भार पढ़ लिए। अब क्या कहता है, नाभिकीय रिएक्शन में क्या कहता है, नाभिकीय ऊर्जा। अब नाभिकीय ऊर्जा क्या कहता है, जो ऊर्जा नाभिक के रिएक्शन के बाद पैदा हो, जो ऊर्जा नाभिक के रिएक्शन के बाद पैदा हो। ठीक है, नाभिक के रिएक्शन के बाद पैदा हो। हम अभी पढ़े कि रिएक्शन में कौन भाग ले रहा है, इलेक्ट्रॉन भाग ले रहा है, लेकिन नाभिक क्या है, अस्थाई है। लेकिन ये जो है नाभिकीय ऊर्जा, इसमें जो है नाभिक टूटेगा
और एक भिन्न गुण धर्म वाले, ये टूटेगा या जुटेगा, और एक भिन्न या अलग गुण धर्म वाले तत्व का निर्माण करेगा, समान गुण धर्म वाला का नहीं। जैसे आप केमिकल रिएक्शन में पढ़ते हैं, केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन में क्या है, इलेक्ट्रॉन अभिक्रिया में भाग लेता है और समान गुण धर्म वाले यौगिक का निर्माण करता है। ठीक है, यौगिक का कंपाउंड का निर्माण करता है, ज्यादा हिंदी है तो आप बोले, तो कंपाउंड का निर्माण करता है, यौगिक का निर्माण करता है। जबकि जो नाभिकीय ऊर्जा में है, ये रिएक्शन करेगा, इसका क्या करेगा, नाभिक करेगा। नाभिक में क्या क्या होता है, प्रोटॉन होता है। तो प्रोटॉन जब रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, एक नए तत्व का निर्माण करेगा, एक कंपाउंड जिसका जो गुण धर्म जो होगा पुराने वाले से काफी अलग होगा। ठीक है, काफी अलग होगा। तो इसका जो है नाभिकीय ऊर्जा को हम दो भागों में बांटेंगे। नाभिकीय ऊर्जा जो है दो तरह से इसको परिभाषित करेंगे। नाभिकीय ऊर्जा को हम दो तरह से परिभाषित करेंगे। पहला है नाभिकीय संलयन, और दूसरा है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन, ये दो तरह से परिभाषित करेंगे। अब जो है नाभिकीय संलयन क्या है, ये भी तो नाभिक है, और नाभिकीय विखंडन, नाभिक को अभी नाभिकीय ऊर्जा तो बता दी। नाभिकीय ऊर्जा क्या होता है, इसमें नाभिक या जो है एक बड़े परमाणु, एक तत्व जो है टूट करके या संलयित होकर के या जुड़ करके एक नए तत्व का निर्माण करता है, जो पुराने तत्व के गुण धर्म से बिल्कुल अलग होता है। जबकि केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन भाग लेता है और नए जो कंपाउंड का निर्माण करता है वो समान गुण धर्म वाला होता है। लेकिन नाभिकीय ऊर्जा में, न्यूक्लियर एनर्जी में जो होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन में इस रिएक्शन के बाद जो है एक अलग, बार बार कर रहे हैं, एक अलग गुण धर्म वाला होता है। ठीक है इसे जो हम दो रूपों में परिभाषित करेंगे, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन, जिसको कहते हैं नाभिकीय न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन। तो नाभिकीय संलयन किसको कहते हैं, नाभिकीय संलयन वो जो होता है जब दो हल्के नाभिक को अति उच्च ताप तथा अति उच्च वेग के साथ जोड़ा जाए तो वो एक नया तत्व का निर्माण करता है, जिसका गुणधर्म अलग होता है और वह उससे भारी बड़े नाभिक का निर्माण करता है। इसमें ध्यान रखिएगा, दो हल्के नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करता है, ठीक है। दो हल्के नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करता है और उससे क्या होता है, असीम मात्रा में ऊर्जा मिलता है, यानी जो है बेतहाशा एनर्जी भी मिलता है, मतलब बहुत सारा एनर्जी मिलता है, ताप और ऊर्जा। ठीक है, ताप मिलता है। जैसे आप देख लीजिए, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन जो है दोनों मिलकर, सबसे हल्का नाभिक वही होगा हाइड्रोजन, परमाणु संख्या 1 होता है। जब परमाणु संख्या 1 होगा तो प्रोटॉन की संख्या 1 होगा, अर्थात नाभिक का संख्या क्या होता है, नाभिक में एक ही प्रोटॉन पाया जाएगा। और वो क्या होगा, जब दो हाइड्रोजन का परमाणु मिलेगा तो एक हीलियम का परमाणु का निर्माण, एक हीलियम का अणु का निर्माण करेगा, तो हाइड्रोजन और हीलियम है तो कोई समान गुणधर्म नहीं है, एक नए तत्व का निर्माण कर लिया। इसमें क्या हो गया, इसका परमाणु संख्या 2, इसका परमाणु संख्या 1, ठीक है, इसका परमाणु भार हो जाएगा 4, इसका परमाणु भार क्या हो गया 1 होता है।
हाइड्रोजन एक ऐसा कण है जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या नहीं होती है, जबकि हीलियम जो है क्या कर रहा है, निर्माण कर रहा है 2 हल्के नाभिक, और इससे साथ में क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है, काफी बड़ी मात्रा में ऊर्जा मिलता है। अब ये देखिए कि जब ये दोनों है मिल रहा है तो क्या कर रहा है, बहुत बड़ी एनर्जी का निर्माण कर रहा है, हीलियम का परमाणु का निर्माण कर रहा है। तो अब इसका उपयोग कहाँ लाते हैं, इसका जो उपयोग होता है कहाँ आता है, तो हम देखते हैं कि सूर्य से हमें लगातार एनर्जी मिलता है, बिना ब्रेक हुए, बिना टूटे हुए, या जो है उसको सीधे कहेंगे कि बिना खत्म हुए क्या मिलता है, लगातार एनर्जी मिलता है। और वो एनर्जी का कारण जो है ये क्या है, हीलियम है। और हीलियम का निर्माण करता है, हाइड्रोजन जो है हीलियम का निर्माण करता है और असीम मात्रा में ऊर्जा निकलता है। इसका स्रोत क्या है, इसका जो है साक्ष्य सूर्य है। यानी जो कहा जाता है कि सूर्य से प्राप्त ऊर्जा जो है, सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होता है, किस प्रकार का ऊर्जा, कैसे ऊर्जा प्राप्त होता है, तो हाइड्रोजन के नाभिक के संलयन से हीलियम का निर्माण होता है और जो है क्या, हमें ऊर्जा प्राप्त होता है। हाइड्रोजन संलयित हुआ, हाइड्रोजन संलयित होकर हीलियम का निर्माण किया और हमें क्या मिला, ताप मिला, ताप एवं प्रकाश ऊर्जा मिला। इसको क्या कैसे किए, अति उच्च वेग तथा ताप पर। ऐसे तो इतना आसानी से नहीं है कि 2 छोटे नाभिक को जो है जोड़ दें, कैसे जोड़ देंगे, हाइड्रोजन का क्या है, प्लस चार्ज है, इसमें भी प्लस चार्ज है, जुड़ता कौन है, जिसमें प्लस और माइनस होता है चार्ज, इसी में जुड़ता है ना। लेकिन दोनों प्लस और प्लस, चुंबक को भी देखते हैं कि दोनों का अगर ध्रुव समान है, दोनों को मिलाते हैं तो क्या होता है, दोनों जुड़ता नहीं है, तो उसको जोड़ से करते हैं, टक्कर मारते हैं तब भी नहीं जुड़ता, उसको ताप जो है और क्या वेग दोनों से करते हैं, तभी जाकर के यह क्या होता है, हीलियम का निर्माण करता है और ताप निकलता है। ठीक है, ये हो गया सूर्य। दूसरा इसका हम सुने हैं हाइड्रोजन बम का नाम सुने हैं, हाइड्रोजन बम का नाम सुने होंगे, सब सुने होंगे। हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन पर ही आधारित है। हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन पर ही आधारित है। इसमें भी वही घटना होता है कि हाइड्रोजन के नाभिक को अति उच्च वेग के साथ जोड़ा जाता है और हीलियम के कण का निर्माण किया जाता है, और जिससे क्या होता है, असीम मात्रा में ऊर्जा मिलता है और वो विस्फोटक बन जाता है। ये होता है एक बड़े संलयन, और जो हाइड्रोजन में अनियंत्रित, अनकंट्रोल मतलब समझ रहे हैं, जिस पर कोई कंट्रोल नहीं, जो मर्जी विस्फोट होता है। अगर एक बना तो इस पर ताप पैदा हुआ, फिर दूसरा अपने आप में जुड़ता गया, ताप पैदा होता गया और फलता क्या हुआ, बहुत बड़ा विस्फोट हो जाता है। ये हो गया हमारा नाभिकीय संलयन, ये नोट करें। फिर आप आएंगे नाभिकीय विखंडन पर। अब आता है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन किसको कहते हैं, नाभिकीय संलयन पढ़े। अब इसमें जो होता है नाभिकीय विखंडन में एक बड़े नाभिक टूटकर 2 या 2 से अधिक नए तत्वों का निर्माण करता है, वो क्या कहलाता है, नाभिकीय विखंडन कहलाता है। अब उसमें जोड़ने के लिए ताप और वेग दोनों की आवश्यकता था, लेकिन इसमें जो है नाभिकीय विखंडन में इसमें न ताप का जरूरत है न वेग का जरूरत है। क्यों? क्योंकि ये देखिए नाभिक से जो जितना दूर चला जाएगा, एक चीज पढ़े हैं,
ये सेंटर है, और सेंटर से जो है जितना दूर कोई रहेगा, सेंटर और उसके बीच का जो आकर्षण बल होगा या नियंत्रण होगा वो क्या होगा, कम होता चला जाएगा, इस पर ज्यादा रहेगा। अगर ये प्राइम मिनिस्टर है या प्रधानमंत्री है तो क्या होता है, ये प्राइम मिनिस्टर, उसके बगल में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इसका कंट्रोल कहाँ है, दिल्ली में ज्यादा रहेगा। उससे चले जाएं, धीरे धीरे बढ़ते चले जाएं, उत्तर प्रदेश में होगा ज्यादा, उससे चले जाएं पश्चिम बंगाल में होगा, और उससे जो है कम कहाँ चला जाएगा आपको एनएफआर में, एनएफ नॉर्थ फ्रंट, नॉर्थ ईस्ट फ्रंट नेफा में कर दो, जिसको आजकल अरुणाचल प्रदेश वगैरह भी कहा जा सकता है। अरुणाचल करो, असम करो, मेघालय करो, ये सब में क्या होगा, नियंत्रण कम होता चला जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो है डायरेक्ट प्रधानमंत्री का इन्वॉल्व कहाँ हुआ, ये नजदीक है, तो नजदीक है तो कंट्रोल कहाँ रहेगा ज्यादा, देख रेख जहाँ कहाँ ज्यादा करेगा, नजदीक जो रहेगा वही करेगा। लेकिन नेफा पे जाके तो उसका जो है नियंत्रण कम होता चला जाता है। फलता क्या होता है, नेफा पे क्या होगा, विद्रोह होता रहता है, चीन वाले आक्रमण करते हैं, दिल्ली पर क्यों नहीं करता है, नहीं कर सकता ना, क्योंकि ये सेंटर के बगल में है, सेंटर के साथ है। नेपाल क्या है, बॉर्डर पे है, बॉर्डर पे क्या हो गया, ज्यादा हलचल होगा। उसी तरह से इसमें भी है, ये जो परमाणु है, ये जो परमाणु है बड़े नाभिक का, परमाणु का जो है नाभिक है, इससे जाए ज्यादा दूर होगा, क्योंकि अभी जो बताए थे कक्षा में, कक्षा कितना होगा, के एल एम और एन कक्षा बताए हैं। अब बाह्यतम कक्षा में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 8 इलेक्ट्रॉन होगा। अब बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 8 होगा। अब प्रत्येक कक्षा का कितना है, एस है, एस पी है, एस पी डी है, और इसका उपकक्षा क्या है, एस पी डी एफ, ये उपकक्षा है। अब जिसपे अगर एन पे ज्यादा जाएगा तो एस क्या बोलता है, एफ में ज्यादा, एन पे जो होगा कंट्रोल कम होगा, एन का ये जो है नाभिक से ज्यादा दूर चला जाएगा। ये जो है परमाणु नाभिक, ये जो इलेक्ट्रॉन होगा इस पे क्या होगा, बाहरी कक्षा पर ज्यादा दूरी हो जाएगा। फलता क्या होता है, इसमें हल्का सा भी कोई झोंका आता है तो इसमें हलचल पैदा होता है। इसमें क्या हो गया, हलचल पैदा हो गया। जब हलचल पैदा होता है तो क्या हो गया, ये टूटने की स्थिति में आ जाता है। जैसे बड़ा चीज ले लीजिए, बड़ा चादर, बड़ा चादर में अगर कहीं हलचल पैदा कीजिएगा क्या होगा, डोरी तना हुआ है, ये तो वैसे भी तना हुआ है, यहाँ से बाह्यतम कक्षा और इसके केंद्र के बीच में क्या है, तनाव ज्यादा है। अब थोड़ा सा भी हलचल पैदा हो तो टूटने की स्थिति में आएगा। और ये जो होता है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन कण है, न्यूट्रॉन जब इस पर आघात करता है, इस पे आता है तो इसमें हलचल पैदा करता है और तोड़ देता है। तोड़ने के बाद जो है, तोड़ने के बाद दो या दो से अधिक तत्वों का निर्माण करता है, और बस क्या हुआ है, वही एनर्जी पैदा करेगा। ठीक है, एनर्जी पैदा करेगा। अब एनर्जी पैदा किया किससे, सिर्फ न्यूट्रॉन के हलचल से। क्यों, बड़ा नाभिक है, बड़ा नाभिक पर नियंत्रित नहीं हो पाता है, तो सीधे नाभिकीय विखंडन में जो है बड़े नाभिक का जो है टूटकर दो या दो से अधिक तत्वों, नए तत्वों का निर्माण करता है, या उससे छोटे नाभिक का निर्माण करता है, या छोटे परमाणु तत्वों का निर्माण करता है, जो उसके वास्तविक, जो उसका तो तत्व था वास्तविक पहले वाला, उसके गुण धर्म से काफी अलग होगा। ठीक है, तो इसको जो है यूरेनियम 235 को सबसे सटीक माना जाता है। यूरेनियम 235 इसका जो यूरेनियम का जो है परमाणु संख्या कितना होता है, यूरेनियम जो है, यूरेनियम का परमाणु संख्या 92, परमाणु भार 235। ठीक है, 237 आता है अभी, और इसमें जोड़ लीजिए जो इसमें 235 यानी P माइनस एन बराबर P माइनस जो परमाणु भार, इसको सीधे करिए, परमाणु भार माइनस परमाणु संख्या बराबर न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगा, क्योंकि परमाणु भार में कौन कौन भाग ले रहा है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, दोनों का निकाल लें। ये क्या हुआ, ये परमाणु क्या, यूरेनियम किस तत्व का, किस ग्रुप का तत्व है, यूरेनियम जो है एक्टेनाइड,
किसका है? एक्टिनाइड का एलिमेंट, ठीक है, एक्टिनाइड का। तो ये लिखिए। उसके बाद आते हैं चलिए, हो गया। यूरेनियम किसका है? एक्टिनाइड का। अब आते हैं नाभिकीय विखंडन में, दो तरह से यूज करते हैं नाभिकीय विखंडन को। इसमें जो है नाभिकीय विखंडन में कोई प्रकृति नहीं, कोई नैसर्गिक नहीं है। इसका जो है नाभिकीय विखंडन में मानव रचित, मानव के द्वारा विखंडित किया जाता है। जबकि नाभिकीय संलयन में जो है सूर्य की ऊर्जा नैसर्गिक है। सूर्य की ऊर्जा क्या है? नैसर्गिक है, सूर्य के द्वारा दिया जाता है। सूर्य में जो रिएक्शन होता है वो संलयन होता है, जबकि नाभिकीय विखंडन जो होता है नैसर्गिक ना होकर के कृत्रिम है, ये मानव के द्वारा किया जाता है। तो विखंडन में जो होता है, विखंडन में दो तरह का रिएक्शन होता है। एक दो तरह का चेन रिएक्शन, इसको शेयर कर देंगे, चेन रिएक्शन, चेन रिएक्शन। और एक होता है चेन रिएक्शन में, एक होता है कंट्रोल, अभी बताए थे, और एक होता है अनकंट्रोल, अनकंट्रोल रिएक्शन, अनकंट्रोल चेन रिएक्शन। इसको कहते हैं अनियंत्रित, अनियंत्रित, अनियंत्रित। इसको कहेंगे नियंत्रित, इसको क्या कहेंगे? नियंत्रित। एक कहेंगे कंट्रोल है, एक कहेंगे अनकंट्रोल। चलिए, ठीक है। उसमें क्या होता है? चेन रिएक्शन में है एक कंट्रोल चेन रिएक्शन है, एक अनकंट्रोल चेन रिएक्शन है। अनियंत्रित नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया और एक नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। श्रृंखला इसलिए कहते हैं क्योंकि लगातार चलता रहता है, चाहे नाभिकीय संलयन हो चाहे विखंडन हो। एक बार जो शुरू हो गया, जो सीरीज में चलता गया, चाहे नाभिकीय संलयन हो चाहे नाभिकीय विखंडन हो, अगर जो सीरीज में न चले, शुरू में नाभिकीय संलयन हुआ, आज हुआ कल नहीं होगा, आज हुआ 1 घंटे के बाद नहीं होगा, तो क्या होगा? उससे ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक हो जाएगा तो क्या होगा? फिर एनर्जी वापस मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो है एक बार जब शुरू हो गया कोई रिएक्शन, चाहे विखंडन हो या संलयन हो, दोनों में जो है चेन चलता रहता है, ठीक है, लगातार चलता रहता है, श्रृंखलाबद्ध चलता रहता है। इसलिए इसको हम कुछ चेन रिएक्शन में कर दिए, ठीक है। तो कंट्रोल चेन रिएक्शन और अनकंट्रोल चेन रिएक्शन। तो पहले जो है अनकंट्रोल चेन रिएक्शन क्या होता है? अनियंत्रित। अनियंत्रित जो होता है रिएक्शन, जिस पर जो है मानव का, अगर इस पे जो है विखंडन तो कर रहा है, मानव के द्वारा ही कराया जा रहा है, लेकिन इस पर कोई नियंत्रित नहीं है, कोई नियंत्रित है ही नहीं, कोई मतलब इस पर एक बार जो अगर विस्फोट कर दिया तो फिर इस पर कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो क्या कहा जाता है? अनियंत्रित। ऊर्जा तो निकलता है, ठीक है। सबसे पहले ये जानेंगे कि जब विखंडन है, विखंडन क्यों कराया? विखंडन इसीलिए कराया क्योंकि हमें ऊर्जा की जरूरत पड़ रहा है। अब ऊर्जा की जब जरूरत पड़ा तो विखंडन किए तो देखिए एक कंट्रोल का, एक जो है अनकंट्रोल हो रहा है। विखंडित को तो किए, लेकिन एक बार विखंडित हुआ तो जो है विस्फोट होता जा रहा है, इस पर कोई नियंत्रण ही नहीं हो पा रहा है। इसको क्या हो गया? अनियंत्रित। जैसे एक परमाणु है, तत्व में जो है एक अणु टूटा, यूरेनियम का एक परमाणु टूटा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकला। अब एक परमाणु टूटा तो इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक निकला। अब इसमें जो है ये टूटा, फिर ये तोड़ेगा, फिर इसी तरह से ये 3 तोड़ेगा, इससे जो है परमाणु 3 न्यूट्रॉन निकलता है। अब इसी तरह से निकलते 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 ये टूटा, फिर इसको ये तोड़ेगा, फिर इसको ये तोड़ेगा। पढ़े मार्केटिंग वाला जो पढ़े हैं कहानी, वही वाला कहानी है। ये क्या हो गया? अनकंट्रोल हो गया। यानी जो है एक बार अगर विस्फोट हुआ तो ये टूटता चला जाता है। ये क्या होता चला जाता है? टूटता चला जाता है। और ये क्या होता है? एक विस्फोटक रूप पैदा कर लेता है और इस पर कोई नियंत्रण मानव का नहीं होता है। इसीलिए इसको अनियंत्रित श्रृंखलित अभिक्रिया कहा जाता है। इसका अगर उदाहरण लें तो परमाणु बम है। इसका जो सटीक उदाहरण है परमाणु बम है। एक बार विस्फोट हो गया तो हो गया।
तो परमाणु बम जो है पहला प्रयोग कब किया गया था? 6 अगस्त और 9 अगस्त। फैटमैन और लिटिल बॉय हिरोशिमा नागासाकी पर, जापान पर गिराया गया। किसके द्वारा गिराया गया? अमेरिका के द्वारा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। ठीक है, 6 अगस्त हिरोशिमा, 9 अगस्त नागासाकी, फैटमैन और लिटिल बॉय। ये परमाणु बम का जो अभिक्रिया है वो अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया है। ठीक है, अब आता है कंट्रोल पे। हमें जरूरत है कंट्रोल का। ये तो समाज के लिए जो है क्या है, अभिशाप ही है कि एक बार विस्फोट हो गया, उसमें तो भाई चाहे अमेरिका रहे, चाहे रूस रहे, चाहे लंदन रहे, विस्फोट हो गया तो वो भी लपेटा में जाएगा। अब कंट्रोल चेन रिएक्शन को कंट्रोल करने की जरूरत क्या पड़ा? कंट्रोल करने की जरूरत पड़ा कि नॉर्मल जो है जितना भी यूज कर रहे हैं, अभी तो बिजली है, इलेक्ट्रिक का पूरा जमाना आ गया, तो उसमें क्या होता है कि हमें इलेक्ट्रिक की असीम मात्रा में जो है जरूरत पड़ता है। हर चीज में इलेक्ट्रिक का ही जरूरत है, चाहे खाना बनाने से लेकर के सोने रहने, यानी आपको जो है दैनिक जीवन में बिना इलेक्ट्रिक का जो है अब संभव ही नहीं है। दैनिक जीवन इतना जो है इलेक्ट्रिक आदि हो गए। तो इलेक्ट्रिक आदि अभी जो सबसे ज्यादा जो हमारे यहाँ एनर्जी पैदा हो रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, वो कौन सा एनर्जी है? तापीय ऊर्जा से है, ताप से पैदा हो रहा है। ताप कहाँ से आएगा? तो कोयला वाला यूज हो रहा है। इससे क्या होता है? कोयला से यूज होता है। ठीक है, कोयला का खादान क्या है? कोयला का जो खादान है वो काफी कम है। ये अंततः क्या होगा? खत्म हो जाएगा। जब खत्म हो जाएगा तो क्या होगा? फिर कहाँ से कोयला लाएंगे? फिर तो एनर्जी बनेगा नहीं। तो इसके लिए क्या होगा? एक चीज खोजा गया कि इसको जो है कोई विकल्प खोजा जाए, कोयले का कोई विकल्प खोजा जाए, ताकि जो है हमें उससे ज्यादा, उससे कम खर्चे पर क्या मिले? इलेक्ट्रिक मिले, ऊर्जा मिले, और उससे क्या करें? विद्युत को पैदा करें। ठीक है, तो इसीलिए जो है देखा कि यूरेनियम के विखंडन से ऊर्जा निकल रहा है, परमाणु बम विस्फोट हो रहा है तो उससे क्या निकल रहा है? ऊर्जा निकल रहा है। तो सन 1942 में अमेरिका के वैज्ञानिक थे एर्निको फर्मी, इन्होंने जो है नाभिकीय विखंडन को कंट्रोल किया, और कंट्रोल करके एक क्या निर्माण किया? नाभिकीय रिएक्टर का निर्माण किया। नाभिकीय रिएक्टर का निर्माण किया, जो क्या होता है? बिजली पैदा करता है। बिजली पैदा करता है। कहाँ किया? शिकागो यूनिवर्सिटी, शिकागो में 1942 में। तो 1942 में जो है एर्निको फर्मी सोचे कि अरे इसको कंट्रोल कर लेते हैं, इसको कंट्रोल करके हम जो इससे बिजली पैदा करेंगे, जिससे बिजली की संकट जो है हमें 50% से ऊपर समस्या का समाधान हो जाएगा। जबकि यूरेनियम भी जो है, यूरेनियम 235 का खादान जो है लिमिट है, लेकिन इसका सब्स्टिट्यूट भी खोजा गया। प्लूटोनियम है, तो थोरियम है, इसका जो सब्स्टिट्यूट खोजा गया कि उसके जगह प्लूटोनियम का भी प्रयोग किया जाता फास्ट ब्रीडर में। पहले यूरेनियम का ही प्रयोग किया गया था कि इसके नाभिक का विखंडन किया जाए। ठीक है, यूरेनियम 235 का। तो ये जो है श्रृंखलाबद्ध अभिक्रिया करके इसको नियंत्रित कंट्रोल चेन रिएक्शन करा के एर्निको फर्मी ने नाभिकीय रिएक्टर का निर्माण किया, और फलतः उससे बिजली पैदा की। तो कंट्रोल रिएक्शन और अनकंट्रोल रिएक्शन। अनकंट्रोल रिएक्शन जो है फायदे के लिए नाभिकीय रिएक्टर में यूज किया जाता है। अनकंट्रोल जो होता है परमाणु बम के प्रयोग में किया जाता है, जिसका जो हम परिणाम देख चुके हैं 1945 में। किसमें? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान पर, हिरोशिमा और नागासाकी, जहां के बच्चे आज भी विकलांग पैदा होते हैं। ठीक है, 2021 तक विकलांगता वहां है, यानी उसका कितना बुरा प्रभाव है उसको देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा नाभिकीय इसमें रिएक्टर पे आ जाएंगे, उसका चर्चा करके फिर क्लास को खत्म करेंगे। ठीक है, काफी जो है महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो आपका जो पूरा न्यूक्लियर एनर्जी से संबंधित जितना भी क्वेश्चन आएगा लगभग मैंने बता दिया है। अब नाभिकीय रिएक्टर पर थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे, ताकि जो रहा सहा एक आध क्वेश्चन बचे उस पर जो है करेंगे। नाभिकीय रिएक्टर क्या है?
रिएक्टर जो है, नाभिकीय रिएक्टर क्या है? नाभिकीय रिएक्टर जो है नाभिकीय कंट्रोल चेन रिएक्शन के द्वारा, कंट्रोल चेन रिएक्शन के द्वारा, कंट्रोल चेन रिएक्शन के द्वारा जो है बिजली पैदा किया जाता है, कंट्रोल एनर्जी पैदा किया जाता है, एनर्जी पैदा करके उसे टरबाइन चलाया जाता है और क्या बिजली पैदा किया जाता है। ठीक है, इसमें होता है नाभिक को तोड़ने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ता है? नाभिक, बड़े नाभिक को तोड़ने के लिए न्यूट्रॉन का प्रयोग किया जाता है। न्यूट्रॉन का प्रयोग किया है, एक न्यूट्रॉन जुटा गया, उससे 3 न्यूट्रॉन पैदा किया, लेकिन इसको जो है न्यूट्रॉन एक गया, ये जो है एक नाभिक को तोड़ा तो 3 न्यूट्रॉन पैदा हुआ, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन। लेकिन इसको जो है न्यूट्रॉन को पैदा हुआ, अब इसको जो अगर ये रहेगा तो ये भी तोड़ेगा एक परमाणु को, तो ये तोड़ेगा तो इससे भी 3 न्यूट्रॉन पैदा होगा और इससे भी क्या होगा 3 न्यूट्रॉन पैदा होगा। ठीक है, एर्निको फर्मी जी क्या किए? एर्निको फर्मी जी कहे कि ये जो दोनों पैदा हो रहा है न्यूट्रॉन, इसको जो है खत्म कर दो, इसको जो कंट्रोल कर लो। इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए क्या प्रयोग किए? कंट्रोलर के रूप में कैडमियम या बोरान का छड़, कैडमियम या बोरान का छड़ जो है लगा दिए, और ये जो है न्यूट्रॉन जो अवशोषित हो गया, बचा कितने न्यूट्रॉन? 1 न्यूट्रॉन। अब 1 न्यूट्रॉन है तो फिर परमाणु कितने तोड़ेंगे? 1 तोड़ेंगे, फिर निकलेगा। लेकिन ये कैडमियम और बोरान का कंट्रोलर लगा हुआ है, ये दोनों फिर अवशोषित कर लेगा, ये लगातार चेन में चलता आ रहा है। ठीक है, अब न्यूट्रॉन जो है अति वेग, उच्च वेग से आएगा, वेग आएगा तो जब किसी चीज को अगर देखते हैं, एक शीशा है नॉर्मल, देखिए शीशा को अगर पत्थर से मारेंगे तो उसका वेग कम होता है, शीशा पूरा इस तरह से चूर हो जाता है। लेकिन अगर इसी पर गोली से प्रहार किया जाए, गोली दागा जाए इस पे, तो एक सिंपल सा छेद करके निकल जाता है, एक सिंपल सा होल करके निकल जाएगा, क्योंकि इसका जो वेग होगा, मोमेंटम होगा, वो अधिक होगा, तो क्या होगा, इससे छेद निकल जाएगा। अब इस पे जो है बड़े नाभिक पे अति उच्च वेग से न्यूट्रॉन प्रहार किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये निकल जाएगा सीधा, कोई रिएक्शन नहीं होगा, कोई हलचल पैदा नहीं होगा, टूटेगा नहीं। तो इसके लिए क्या है, इसका न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने के लिए विमंदक, जिसको कहते हैं मॉडरेटर, विमंदक के रूप में जो प्रयोग किया जाता है ग्रेफाइड या भारी जल, भारी जल, ग्रेफाइड या भारी जल का प्रयोग किया जाता है। इसको न्यूट्रॉन की गति को धीमा होगा, जब धीमी गति से जाएगा तो पूरा का पूरा विस्फोट होगा बढ़िया तरह से, और क्या हलचल पैदा होगा, विस्फोट होगा। और इससे जो है न्यूट्रॉन की गति धीमा हो गया, अब इससे जो एनर्जी होगा, इसको जो ढोने के लिए कुछ चाहिए, इसको ले जाने के लिए, तो नाभिकीय रिएक्टर में पानी का प्रयोग किया जाता है कूलेंट के रूप में। कूलेंट के रूप में जो है किसका प्रयोग किया जाता है, पानी का प्रयोग किया जाता है। पानी गर्म होगा, पानी गर्म होकर वाष्प बनेगा, वाष्प बन के कहाँ आएगा, टरबाइन पे आएगा, टरबाइन पे आएगा, और टरबाइन पे क्या होगा, टरबाइन पे आएगा, टरबाइन को घुमाएगा, और फिर यही जो है ठंडा होकर के फिर यहाँ क्या आ जाएगा, वापस रिएक्टर में आ जाएगा, वापस कहाँ आ जाएगा, रिएक्टर में आ जाएगा। और क्या होगा, हमारा जो टरबाइन हुआ और बिजली लगातार पैदा होगा, क्योंकि ये तो रिएक्शन क्या हो गया, लगातार चल रहा है, रिएक्शन लगातार चल रहा है, तो हमारा जो बिजली पैदा हो गया। ठीक है, अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो है रिएक्टर में सबसे महत्वपूर्ण चीज बनाया जाता है सील्ड, सील्ड बनाया जाता है। कंक्रीट और स्टील का जो होता है 10 मीटर मोटी स्टील होता है, कंक्रीट मिला करके, तो उसको क्या कहते हैं, सील्ड बनाया जाता है, ताकि इससे जो है जब कोई विस्फोट होता है, रेडियो एक्टिव जो है एलिमेंट के साथ जो किया जाता है, तो क्या होता है, 3 तरह का कण निकलता है। एक होता है अल्फा कण, अल्फा रे, बीटा रे और गामा रे। अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा का भेदन क्षमता सबसे कम होता है और गामा का भेदन क्षमता सबसे अधिक होता है, और ये जो है भेदन क्षमता ये सबसे खतरनाक भी होता है, सबसे खतरनाक होता है। अब जो जितना भी रेज, अब जैसे विस्फोट हुआ परमाणु बम का विस्फोट हुआ हिरोशिमा पे या नागासाकी पे,
तो किसके कारण सबसे ज्यादा हानि हुआ? इस गामा किरण के ही। विस्फोट तो जमीन एक जगह हुआ, लेकिन इसका जो किरण निकला ये काफी दूर तक गया, और जहां तक गया वो भेद दिया। मतलब क्या हुआ, आपके बोन्स को प्रभावित करेगा, आपके लंग्स को प्रभावित करेगा, आपके जो है मेरुरज्जु को प्रभावित करेगा। तो क्या हो गया, वो खतरनाक है। इसको कम करने, जब विस्फोट होगा तो ये तो निकलेगा ही, तो उसको जो वही दबाने के लिए क्या किया, नाभिकीय रिएक्टर में जो शील्ड का प्रयोग किया गया, ये शील्ड का प्रयोग किया गया, इसी के अंदर जो विस्फोट कराया जाता है। और ये जो जितना भी निकलता है तो इसको भेद नहीं पाता है, और जो भेद नहीं पाता है ये यहीं से दब के रह जाता है, और बाहर कोई खतरा नहीं होता है, और नाभिकीय रिएक्टर हमारा जो है सफलतापूर्वक परिचालन होता है और बिजली का उत्पादन करता है। भारत में प्रथम नाभिकीय रिएक्टर जो है स्थापित किया गया तारापुर में। उसके बाद कलपक्कम में अभी जो है लगभग 7 नाभिकीय रिएक्टर भारत में परिचालित है, जो लगातार कंटिन्यू रूप में हमें बिजली देता है। ठीक है, तो आज का क्लास काफी महत्वपूर्ण रहा। ऐसे जितने भी क्वेश्चन है नाभिकीय ऊर्जा से महत्वपूर्ण है, आप इस पर ध्यान देंगे, सभी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है।